एटीट्यूड, डोमिनेटिंग, सेल्फ सेंटर्ड, प्लेइंग गेम्स, हायरिंग, फायरिंग, अनफ्रेंडली, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हमें रिपीटेडली सुनने को मिलते हैं। हमें कौन? हम कौन? हम मतलब एचआर। यस, ये एक बहुत ही कॉमन से वर्ड्स हैं जो कि हमें अक्सर सुनने को मिलते हैं अपने लिए, कि हम बहुत ही अपने एटीट्यूड में रहते हैं, बहुत सेल्फ सेंटर्ड हैं, बहुत ही फायरिंग नेचर वाले होते हैं, गेम्स प्ले करते हैं, पॉलिटिक्स प्ले करते हैं। यस, ये सारी चीजें हमारे नाम पर हमेशा चढ़ ही जाती हैं, चाहे हम कितना अच्छा काम कर लें ऑर्गेनाइजेशन में। ऑल्दो सब लोग ऐसे बात नहीं करते हैं, बट यस, बहुत ज्यादा परसेंटेज ऑफ केसेस में यही डिस्कस होता है। चाहे एक एचआर कितना अच्छे से काम कर ले, हमेशा एम्प्लॉई ऐसे ही फील करता रहता है कि कोई हमारा सेल्फ सेंटर इंटरेस्ट है, कोई हमारा ऐसा इंटरेस्ट है जिसकी वजह से हम ऐसी चीजें कर रहे हैं। कोई भी डिलेज हो रहे हैं किसी भी चीज में, ट्रेनिंग्स में या फिर अप्रेजल्स में या फिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में, रिवार्ड्स में, इंसेंटिव्स में, तो हमेशा टैग दे दिया जाता है हमें कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं, एचआर रिस्पॉन्सिबल है कंपनी में, चाहे कुछ भी हो रहा है। बिकॉज हमने एक एम्प्लॉय को हायर किया है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ही कंधों पर है। चाहे कोई कुछ करे, हायरिंग मैनेजर कुछ करे, ओनर्स का डिसीजन कुछ हो, डायरेक्टर्स का डिसीजन कुछ हो, लेकिन क्योंकि वो सारी चीजें काउंसिल करने की, वो सारी चीजें एक एम्प्लॉय को समझाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे ऊपर होती है। इसी वजह से हम ही सारी चीज सुनते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं या फिर आप ऐसा सुनते हैं तो आप सही आए हैं, बिकॉज आज मैं ये डिस्कस करने वाली हूँ कि व्हाई पीपल हेट एचआर, क्यों बहुत ही वर्स्ट कहा जाता है बहुत सारे केसेस में। बहुत सारे केसेस में ऑल्दो बहुत अच्छा भी कहा जाता है एचआर को, बहुत एप्रिसिएशंस भी मिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए ही मिलते हैं, बिकॉज एम्प्लॉय एक ह्यूमन बीइंग है और ह्यूमन बीइंग को सेटिस्फाई करना इतना ईजी नहीं है, राइट। सो आज हम यही डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू आर वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाई पीपल हेट एचआर एंड व्हाट इज द वर्स्ट पार्ट ऑफ बीइंग एन एचआर। ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें सुननी पड़ती हैं, लेकिन मैं उसके लिए आपको बताऊंगी कुछ ऐसी 5 चीजें जिसके वजह से हम एचआर ऐसे होते हैं। यस, सबसे पहली चीज मैं ये क्लियर करना चाहूंगी और हर एक पॉइंट में मैं आपको बताऊंगी कि क्यों, किस क्वालिटी की वजह से हमें ये टैग दिया जाता है। होप सो आज बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। यस, हम जो सोचते हैं कि बाहर से एक बहुत ही अखड़ू सा इंसान है और या फिर बहुत सॉफ्ट है तो वो गेम प्ले कर रहा है, तो वो सारी आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो मिथ्स हैं, वो सब क्लियर होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले भी एक चीज तो बनती है कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो जो क्यूट सा बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए, बिकॉज ऐसे वीडियोस आते रहेंगे मेरे पास और जो भी आप कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट करेंगे वो भी सेशन आपको मिलेंगे नोटिफिकेशन फीड में, राइट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, आप चैनल चेक कर सकते हैं, चैनल पे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहां पे जॉब इंटरव्यूज, करियर से रिलेटेड, एचआर से रिलेटेड आपको बहुत सारे सेशंस मिलेंगे, आप उन्हें देख सकते हैं और अच्छे लगते हैं तो मुझे लाइक भी दे सकते हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम देख लेते हैं कुछ ऐसी 5 चीजें। बहुत ज्यादा क्लियर होने वाला है और इससे हमें बहुत सारे रोल्स का भी पता चलने वाला है जो कि डीप इनसाइट्स एचआर के अंदर होते हैं, वो क्या क्या रोल्स होते हैं, राइट। नाउ फर्स्ट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। हमें एक टैग मिलता है कि हम गेम्स प्ले करते हैं, हम अपने अपने में रहते हैं, हम सेल्फ सेंटर्ड हैं और ज्यादा बात नहीं करते, एटीट्यूड में रहते हैं, ऐसा हमें दिया जाता है टैग। अब मैं इसको लिंक करूंगी कॉन्फिडेंशियलिटी से। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं स्पेशली एक एचआर प्रोफाइल में जो कि हमें बहुत जल्दी पता होती हैं। ओनर्स के या सीनियर्स के जो भी डिसीजंस होते हैं वो सबसे पहले एक एचआर के पास ही आते हैं। सारे डिसीजंस जो कि कॉन्फिडेंशियल होते हैं, जो कि एक टाइम पर डिलीवर होने हैं, सबके सामने एक टाइम पर बाहर आने हैं, वो हमें बहुत पहले पता चल जाते हैं। यस, वो रिलेटेड हो हायरिंग, वो रिलेटेड हो फायरिंग, वो रिलेटेड हो इंसेंटिव से, ले ऑफ से, किसी भी चीज से, तो वो एक सिस्टम के थ्रू, एक प्रोसेस के थ्रू बाहर आने होते हैं और वो चीजें हम बाहर नहीं कर सकते और वो हमें पहले से पता होती हैं। यही एक रीजन होता है थोड़ा सा कम बात करने का। यही एक रीजन होता है कि जिन्हें हम जानते हैं, जो हमारे नोन हैं, जिन्हें हमने या तो हायर करा विद रेफरेंसेस या हम उन्हें जानते थे, वो हमारे नेबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, या फिर हम उनके थ्रू यहाँ पर आए, स्टिल हम अपनी जो प्रोफेशनल ये कॉन्फिडेंशियलिटी वाला पॉइंट है इसको नहीं ब्रेक कर सकते सिर्फ उन रेफरेंसेस की वजह से। और यही रीजन है कि कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा कम बात करना स्टार्ट कर देते हैं सबसे, बिकॉज व्हेन यू विल टॉक मोर, जब आप ज्यादा एम्प्लॉइज से घुलो मिलोगे, ज्यादा बात करोगे, या तो कुछ बातें निकलेंगी या कुछ बातें जान के निकलवाई जाएंगी। ओके, दिस इज वेरी नॉर्मल। आई हैव सीन, ये मैंने पूरे एक्सपीरियंस में देखा है कि पीपल यूज टू कम एंड सिट, वो मेरे सामने आते थे और वो मेरे पास बैठते ही इसलिए थे बिकॉज दे वांट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स। यस, वो बहुत सारी बातें मुझसे निकलवाना चाहते थे ऑर्गेनाइजेशन की कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, और मुझे ऑब्वियसली उसे डिप्लोमेटिकली हैंडल करना पड़ता था, घुमाना पड़ता था, बिकॉज मैं उन्हें डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ। ओके, सो इस वजह से बहुत बार ऐसा भी होता था कि आई यूज टू अवॉइड देम,
मुझे अवॉइड करना पड़ता था जान के कि मैं ऑक्यूपाइड हूँ, मैं कुछ और काम कर रही हूँ, बिकॉज मैं वो क्वेश्चंस फेस करके उनको आंसर्स नहीं दे सकती, मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ एक्चुअली, राइट। तो इसलिए जो ये कॉन्फिडेंशियलिटी वाला फैक्टर है ये इतना ज्यादा हाई होता है हमारे एचआर प्रोफाइल में कि वो हमें थोड़ा सा ऐसा बना देता है कि अपने ही अपने अंदर रहने वाला। यस, ऑल्दो बहुत सारे एचआर बहुत फ्री रहते हैं जिनके पास नहीं होती बहुत सारी बातें डिस्क्लोज करने की सबसे, और कई के पास होती भी हैं तो भी वो उसको बहुत ही नॉर्मली हैंडल कर लेते हैं, बहुत ही डिप्लोमेटिकली हैंडल कर लेते हैं। इनफैक्ट आई ऑल्सो हैंडल इट डिप्लोमेटिकली ओनली, बिकॉज आप सामने से बहुत सारी चीजों को डिनाई नहीं कर सकते किसी को, बहुत सारी चीजों को हमें सामने से भी डिनाई करना पड़ता है। तो ये है रीजन कॉन्फिडेंशियलिटी वाला, इसलिए हम थोड़ा सा अपने अपने में रहते हैं। ओके, नाउ सेकंड इज कोड ऑफ कंडक्ट। कंपनी का कल्चर फॉलो करना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि बहुत ही हाई वाली है वो हमें दे दी गई है। यस, और वो है to maintain code of conduct, to maintain company's culture. We can't roam around like this. Although I have seen so many people जो कि HR हैं ब्रेक करते हैं रूल्स, बट दैट्स नॉट अप्रोप्रिएट। फिर वो सबकी तरह ही हो जाते हैं, फिर वो आउट भी हो जाते हैं कंपनी से। तो जो हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है, जो कंपनी का कल्चर है, वो फॉलो करने के लिए भी हमें थोड़ा सा रिजर्व रहना पड़ता है। कंपनी का एक सिस्टम है, जो विजन मिशन है, जो कल्चर हमने मेंटेन करना चाह रहे हैं कंपनी में, जो हम चाहते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे एम्प्लॉयज उसको माने और दूसरे एम्प्लॉय उसे फॉलो करें, वो सबसे पहले हमें खुद से फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम ही रूल्स ब्रेक करना स्टार्ट कर देंगे तो कौन एम्प्लॉय हमारी बात मानेगा? जब हम कोई लेटर्स इशू करेंगे रिलेटेड टू मेंटेनिंग पीस, मेंटेनिंग डिसिप्लिन एट वर्क प्लेस, इस तरीके की कोई भी चीजें जब हम इशू करेंगे तो कोई भी एम्प्लॉय उसे फॉलो करना पसंद नहीं करेगा और उल्टा हमें ब्लेम ही करेगा। यस, इट हैज बीन सीन मेनी टाइम्स कि ये डिस्प्यूट्स होते हैं एम्प्लॉयज और एचआर में कि खुद तो ऐसी है, ऐसी स्टेटमेंट्स इशू होते हैं कि खुद देखा है कैसा डिपार्टमेंट है, क्या है, कैसे काम करते हैं और हमें रोक टोक कर रहे हैं। ओके, सो वो जो कोड ऑफ कंडक्ट है, कंपनी कल्चर को फॉलो करने का जो प्रोसेस है, जो हमें दिया गया है, जो हमें करवाना है और एम्प्लॉयज से, उसके वजह से भी हमें थोड़ा सा रिजर्व रहना ही पड़ता है, राइट। नाउ थर्ड इज इक्विलिब्रियम। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इक्विलिब्रियम मेंटेन करना। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्वल मतलब बैलेंस मेंटेन करना। किसके बीच में बैलेंस मेंटेन करना? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। आप ध्यान रखिए, एक एम्प्लॉयर किसी को नहीं पता होता, बहुत सारे लोग तो मिलते तक नहीं है, हम ही होते हैं जो हायर करते हैं एम्प्लॉयज को और फिर वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में चले जाते हैं। मतलब बहुत लार्ज कंपनीज में बहुत सारे लोगों ने तो ओनर को देखा भी नहीं होता। इनफैक्ट स्मॉल में भी या मिड में भी अगर ओनर्स यहाँ पे आते ही नहीं है तो ओनर्स से सिर्फ हम मिलते हैं और एम्प्लॉयज को हम हायर कर लेते हैं। तो हमारा जो रोल है वो कितना बड़ा है, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश करना। बिना ओनर के होने से, वहां पे बिना किसी सीनियर लेवल के पर्सन होने से, हमें उन दोनों के बीच में, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में बैलेंस क्रिएट करना होता है। मींस एम्प्लॉय क्या चाहता है और एम्प्लॉयर क्या चाहता है। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को हायर किया है वर्क के लिए और उसको ठीक तरीके से एलोकेट करना और सारे प्रोसेसेस में ढालना, कंपनी के साथ लेकर चलना एक न्यू एम्प्लॉय को, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओके, सो इक्विलिब्रियम मेंटेन करना। बहुत बार ऐसी पॉलिसीज आएंगी जो कि ऊपर से सीधा आ गई और हमें सब बतानी है, लेकिन वो किस तरीके से बतानी है, उन्हें किस तरीके से करना है, कैसे हमें इंप्लीमेंट करना है, कैसे सुपरवाइज करना है, कैसे मॉनिटर करना है, वो सब कुछ हमारे ऊपर है, राइट। सो अगर इसमें हम ही किसी एक की तरफ हो जाएंगे कि हम या तो एम्प्लॉयर की सुने जा रहे हैं या सिर्फ हम एम्प्लॉय की सुने जा रहे हैं, तो बैलेंस कैसे बनाएंगे? कभी भी आप देखिए कि दोनों तरफ से अगर हाथ उठाया जा रहा है या दोनों तरफ से गर्मा गर्मी हो रही है तो कभी भी बातें सॉल्व नहीं हो सकती। वो हमेशा तभी हो सकती हैं जब एक ज्यादा गुस्से में और दूसरा थोड़ा सा शांत हो। ओके, सो वही है, मतलब मेरा मतलब ये डिस्प्यूट से ही नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि बैलेंस करनी है। एम्प्लॉय बहुत बार सेटिस्फाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं वो एग्रेसिव हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा बहुत बार सेटिस्फाइड, बट हम उसे कन्विंस करना है कि नहीं ये क्यों अच्छा है और हम आगे कितने मंथ्स में इसको इंप्रूव कर देंगे। बहुत बार एम्प्लॉयर नहीं होगा एम्प्लॉय के वर्क से सेटिस्फाइड। यस, इट विल हैपन मेनी टाइम्स, बट वहां पे क्या कंडीशंस हैं, वर्किंग कंडीशंस क्या हैं एम्प्लॉय की, वो हमें समझाना बनता है एम्प्लॉयर को। एक एचआर ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल है, ह्यूमन रिसोर्स को कैसे हैंडल करना है वर्क प्लेस पर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। तो खाली ये नहीं है कि बस हम एक एम्प्लॉयर का डंडा लेके घूमे कि हाँ भाई भाई ऐसे ही करना है काम। हमें एम्प्लॉय का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझना होगा, उसकी कंडीशन समझनी होगी, उसकी हेल्थ एंड सेफ्टी समझनी होगी, वर्क प्लेस सेफ्टी समझनी होगी और इनफैक्ट जो उसके बेनिफिट्स हैं उसके बारे में भी समझना होगा। ये खाली ये नहीं है कि हाँ भाई ठीक है हम इतनी इतनी वेजेस दे तो रहे हैं, हम ये तो दे रहे हैं, बस काम करो और जाओ, ये नहीं होता। फिर पर्सनल टच कभी नहीं आएगा, फिर वो काम उस तरीके से कभी भी नहीं आएगा जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट करते हैं। अगर जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बनी है वो खाली ऐसे नहीं बनी है कि कभी निकाल दिया कभी कर दिया। ऑल्दो बहुत सारे ले ऑफ्स की बातें हमारे सामने आती हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं होता कि हर साल ही बहुत सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं तो कंपनी कभी सेट ही नहीं हो पाएगी, कभी कोई कंपनी में इंटरेस्ट ही शो नहीं करेगा, कभी कोई ज्वाइन ही करना नहीं चाहेगा। ओके, सो दिस इज the responsibility of an HR to maintain equilibrium between an employer and employee.
और वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की वजह से ही हमें डिप्लोमेटिक कहा जाता है, हमें कहा जाता है हम गेम्स प्ले कर रहे हैं। बिकॉज हम सुन के कुछ आए एम्प्लॉयर से, अब हमें उसे कैसे बताना है उसका हम वे चेंज कर देंगे। अब एम्प्लॉय को वही लगता है बार बार कि आप कुछ गेम प्ले कर रहे हो, आपको बात कुछ पता चली, आप कुछ हमें बता रहे हो, अगर हम एज इट इज वही बात सेम बता देंगे उसी तरह से जैसे हमें एम्प्लॉयर ने बोली है, तो आप कभी सुनना पसंद नहीं करेंगे और वो चीजें कभी सेटल डाउन नहीं होंगी, राइट। हमेशा ध्यान रखिए, एक बात को कहने का वे बहुत डिफरेंट होता है। अभी जितनी बातें मैं आपसे कर रही हूँ, जो मैं अपने सेशंस में करती हूँ, इसका मैं वे बदल दूँ, मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट वे में बात करना स्टार्ट कर दूँ, या फिर मैं ऐसे करूँ कि मैं बहुत रिजिड हो जाऊँ, आप कमेंट्स कर रहे हैं मैं उन्हें रिप्लाई ना करूँ, तो वो एक जो कनेक्शन बिल्ड हो रहा है वो कभी कनेक्शन बिल्ड नहीं होगा। जो रिक्वेस्टेड सेशंस हैं मैं वो इशू ही ना करूँ, तो कितने टाइम तक आप यहाँ स्टे करेंगे? नहीं, राइट। सो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था आपको ये बताने के लिए कि इट्स टू वे और उसको मेंटेन करना कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एचआर की। इसी वजह से बहुत बार ये कहा जाता है कि हम गेम्स प्ले कर रहे हैं, हम डिप्लोमैटिक हैं, हम मैनिपुलेटिव हैं। सो येस वी आर, बट वी आर डूइंग इट फॉर राइट पर्पस। हम एक राइट पर्पस के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम एम्प्लॉय के गलत के लिए कर रहे हैं या एम्प्लॉयर के गलत के लिए कर रहे हैं। ओके, हम सिर्फ ये ट्राई कर रहे हैं कि बस किसी तरीके से बीच का सोल्यूशन मिल जाए और चीजें सॉर्ट आउट हो जाए। ओके, नाउ फोर्थ आ जाता है इसी में रिटेंशन, जो कि बहुत बड़ा पॉइंट है एचआर का। हम सोचते हैं सिर्फ हायरिंग 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 के लिए मशहूर होता है एचआर, लेकिन रिटेंशन एक बहुत बड़ा पार्ट है। बहुत बार डिपार्टमेंट्स में ऐसी चीजें होंगी, हायरिंग मैनेजर स्ट्रिक्ट है अपनी बातों पे, एम्प्लॉय अपनी बातों पे स्ट्रिक्ट हैं, तो हमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, डिपार्टमेंटल चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर एम्प्लॉय ठीक है, वो काम कर सकता है, लेकिन वो उस हायरिंग मैनेजर के साथ नहीं कर पा रहा है, हायरिंग मैनेजर अपनी जगह ठीक है और जो एम्प्लॉयज है वो अपनी जगह, एम्प्लॉय है जो वो अपनी जगह ठीक है, तो हमें कुछ स्विच ओवर्स करने पड़ेंगे, कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, मे बी हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। ओके, हो सकता है हम कहीं और किसी और स्टेट में भेज दें, किसी ब्रांच में भेज दें, अगर हमारे पास वहाँ पे स्पेस है, वहाँ पे वैकेंसी है, तो वहाँ पे भी हम शिफ्टिंग कर सकते हैं। तो स्टिल फिर वहाँ पर एक चीज आती है कि ये सब आपने किया है, ये सब आपने किया है। आप ये समझिए वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड अ प्रॉपर सोल्यूशन टू इट। ओके, और रिटेंशन एक बहुत बड़ी चीज है। अगर बार बार एम्प्लॉय आया जाएगा तो कंपनी की रेप्यूटेशन बहुत खराब हो जाएगी। मतलब बार बार एक एक दो दो महीने में किसी एक पोजीशन के लिए एम्प्लॉयज चेंज हुए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मार्केट में स्प्रेड होगा कि क्या प्रॉब्लम है, वाई, क्यों नहीं यहाँ पे इस पोजीशन पे लोग स्टिक हो रहे हैं, एम्प्लॉय क्यों नहीं स्टेगनेंट हो रहा है, राइट। तो उस चीज को हमें बैलेंस करना होगा। जब एम्प्लॉय हमारे पास एक रेजिग्नेशन लेके आ रहा है तो वी शुड बी कंसर्न्ड, ऐसे कैसे आया रेजिग्नेशन, ये नहीं कि बस सब जगह से साइन हुआ के आ गया, ठीक है हायरिंग मैनेजर भी कह रहा है इस लायक नहीं है, क्या डिस्प्यूट हुआ, एकदम से क्यों रेजिग्नेशन आ रहा है, क्या वैलिड रीजन उसमें मेंशन है, नहीं है। और दूसरी चीज, जो आपने इंटरव्यू लिया था और अब आप परफॉर्मेंस मॉनिटर कर रहे हैं, तब से उस एम्प्लॉय की क्या परफॉर्मेंस चल रही है, बहुत अच्छी है, एक्सेप्शनल है, उसका कोई ऐसा इरादा नहीं था यहाँ से जाने का, फिर वो क्यों लेफ्ट कर रहा है। ओके, सो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं और इसी वजह से कई बार हायरिंग मैनेजर से भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है, कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, बिकॉज हायरिंग मैनेजर वांट समथिंग एल्स, एम्प्लॉय वांट समथिंग एल्स, वी वांट के भाई कैंडिडेट रिटेन हो, क्योंकि एक एक हायरिंग में कितना पेन लगता है ये हम समझ सकते हैं। सबको ऐसा लगता है कि भाई लैक्स लोगों ने अप्लाई किया, 1000 लोगों ने अप्लाई किया, बहुत आसान है किसी को रिजेक्ट करना, बट इट्स नॉट इजी टू रिजेक्ट एनीवन। किसी को निकालना इतना आसान नहीं होता, हमें भी ऊपर जवाब देना होता है, प्रॉपर फॉर्मेलिटीज करनी होती हैं, लीगल इश्यूज भी हो सकते हैं कि एम्प्लॉय क्यों छोड़ के गया, वो एम्प्लॉय भी कुछ लीगल आपके ऊपर कर सकता है अगर कुछ गलत चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। ओके, सो इट्स अ हेवी बर्डन, दैट्स वाई इन चीजों को हमें मैनिपुलेट करके और सबको इधर उधर कन्विंस करके बातें बना के बहुत सारी चीजें हैंडल करनी पड़ती हैं, और इसी में कहीं ना कहीं हमें बुराई मिल जाती है कि बस आप तो अपनी मर्जी से चलते हैं, आप तो अपने हिसाब से चलते हैं। हायरिंग मैनेजर का क्या मतलब है जब एचआर सब कुछ करेगा, ओनर का क्या मतलब है जब एचआर सब कुछ करेगा। ओके, सो ये चीजें बहुत ही कॉमन है, ये हमें मिल सकती है, लेकिन उसके मैंने आपको रीजंस बता दिए कि क्या हो सकते हैं। लास्ट आ जाता है फिफ्थ, और ये है मल्टी पर्सनैलिटी, और ये है मेरा पर्सनली फेवरेट, बिकॉज ये एक ऐसी क्वालिटी है जो सिर्फ एक ही प्रोफाइल में होती है। मतलब मल्टी पर्सनैलिटी तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं इसे किस रेफरेंस में बात कर रही हूँ, ये सिर्फ एचआर के रेफरेंस में ही हो सकता है, बिकॉज एक एचआर ऐसा प्रोफाइल है जिसमें एक एचआर को मल्टीपल प्रोफाइल्स के बारे में नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, और बहुत अच्छी खासी, बिकॉज जब हम इंटरव्यूज लेते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बंदा है तो क्या क्या क्वालिटीज होंगी, क्या क्या बिहेवियरल चीजें होंगी, इसमें कैसे सिचुएशंस को हैंडल करता होगा, कस्टमर केयर का प्रोफाइल है तो क्या काम करता होगा, कैसा बिहेवियर होगा। सेम वे अगर एचआर का प्रोफाइल है, सेम वे डिजिटल मार्केटिंग का प्रोफाइल है, सेम वे कंटेंट राइटिंग का प्रोफाइल है, सेम वे फाइनेंस का प्रोफाइल है, इन सब के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज हमें होनी जरूरी है और होती है, बिकॉज हम हायरिंग करते हैं इन पोजीशंस की
ऑब्वियसली हम जिस पोजीशन की हायरिंग करते हैं, मतलब कंपनी में जितने प्रोफाइल हैं, उन जिन की हम हायरिंग करते हैं उन सब के बारे में नॉलेज होती है हमारे पास, और वो भी बहुत अच्छी खासी नॉलेज होती है। जॉब डिस्क्रिप्शन कंप्लीटली पता होते हैं, क्या काम बेसिक लेवल पे होता है, हायरिंग मैनेजर के साथ कोऑर्डिनेट करके। अगर हम बात करें हायरिंग मैनेजर की, तो हायरिंग मैनेजर को सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के काम की और अपने टीम मेंबर्स की नॉलेज होती है, लेकिन हम एक इकलौते होते हैं जिसे सारे डिपार्टमेंट्स के हायरिंग मैनेजर क्या क्या काम करवा रहे हैं, क्या क्या उसमें काम होता है, सबकी नॉलेज होती है। ओके, हाउ टू हैंडल पीपल, कैसे उन्हें हैंडल करना है, नेगोशिएट कैसे करना है सैलरी को, क्या क्या चीजें, अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रोफाइल आया है तो उसे क्या क्या चीजें हमें बतानी चाहिए जो अट्रैक्ट करेंगी उसे, उसके मतलब की। अगर हम किसी कस्टमर केयर के प्रोफाइल वाले बंदे को ऐसी कोई चीज बताएं जो कि बिल्कुल उसके इंटरेस्ट की है ही नहीं, कस्टमर केयर का प्रोफाइल फिर भी हम कह सकते हैं कि एक जनरल प्रोफाइल है, जैसे प्रोडक्ट और सर्विसेज की नॉलेज काफी ज्यादा होगी, बिकॉज उसी के अकॉर्डिंग वो कस्टमर या क्लाइंट्स को हैंडल करेगा। लेकिन एक एचआर ऐसा है जिसको सारे प्रोफाइल्स की नॉलेज होगी। यस, और ये एक मल्टी पर्सनैलिटी बिल्कुल है, और इसलिए हमें जो एक चीज सुनने को मिलती है वो मिलती है इंटरफेयरिंग नेचर। यस, हर चीज में इंटरफेयर करता है एचआर, हर डिपार्टमेंट में इंटरफेयर करता है। अरे इंटरफेयरिंग नहीं है यार, दैट इज आवर प्रोफाइल, वो हमें करना पड़ेगा क्योंकि हमें सारी चीजें सीखनी है, हमें पता होनी चाहिए। हम नेक्स्ट एम्प्लॉय को हायर करने वाले हैं आपके ही डिपार्टमेंट के, तो आपके डिपार्टमेंट की फंक्शनिंग तो हमें पता ही होनी चाहिए। यस, ये बहुत बार होता है और बहुत बार क्लैशेस होते हैं हायरिंग मैनेजर से, स्पेशली जब दो लोग एक दूसरे को लाइक नहीं करते हैं, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, ये सुनने में आती हैं ना। ये हर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से डिफरेंट होती हैं, सब जगह एप्लीकेबल नहीं होती। मैंने ये बहुत सारा एक्सपीरियंस मिक्स करके आपको ये सारी चीजें शेयर की हैं। आई होप सो अगर आप एचआर हैं तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि ये मैंने कहाँ से रिलेट किया है और कैसे कैसे है। ओके, किस तरीके से ये चीजें अक्सर बोली जाती हैं, सुनी जाती हैं, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगी कि एक एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी होती हैं जिसलिए उसको अपना बिहेवियर चेंज भी करना पड़ता है, और सिचुएशंस के हिसाब से चीजों को हैंडल करने के लिए हमें ऐसा बनना पड़ता है। इसमें कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता। ओके, सो आई होप सो ये हेल्पफुल होगा। सो फाइनली वी हैव बिकम एचआर। यस, हम बन गए हैं एचआर, हमारा हो गया है सिलेक्शन एज एन एचआर, और अब हमें मिलने वाली है एचआर पोजीशन। इट कुड बी एनीथिंग, या तो हम एचआर ट्रेनी हैं, या हम एचआर इंटर्न हैं, या हम एचआर एग्जीक्यूटिव हैं, या हम एचआर रिक्रूटर हैं, एचआर असिस्टेंट हैं, और एचआर के किसी और भी एंट्री लेवल या फ्रेशर प्रोफाइल में हैं। अभी अभी ज्वाइन करना है, लेकिन एक घबराहट तो होनी बनती है कि अब हम आ गए हैं एचआर के प्रोफाइल में, सारे एम्प्लॉयज हमें देख रहे होंगे, कैसे हमें अपने आप को हैंडल करना है, कैसे हमें अपने आप को मैनेज करना है, कैसे दूसरों से इंटरेक्ट करना है, वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कोई हमें बता दे और हमारा इंप्रेशन जम जाए जाते ही एज एन एचआर कंपनी में। राइट, न्यू ज्वाइनिंग है तो हमें ऐसी क्या क्या चीजें करनी चाहिए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं एज एन एचआर। या फिर आप इसको ये भी ले सकते हैं कि अगर आप किसी और जॉब को भी ज्वाइन कर रहे हैं, किसी और प्रोफाइल में भी जा रहे हैं, तो भी आपको क्या करना है, बिकॉज ऑलमोस्ट आपको सिमिलर ही चीजें मिलेंगी। जहां पे एचआर की पॉइंट की बात आएगी वो मैं डिस्कस कर लूंगी स्पेशली। अदरवाइज आप किसी भी जॉब में जाने वाले हैं, फर्स्ट डे है आपका, फर्स्ट कुछ डेज हैं, एक वीक है, तो क्या क्या चीजें हमें करनी इंपॉर्टेंट है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली ट्राई टू कीप इट शॉर्ट। ओके, मैं सिर्फ पॉइंट बताऊंगी, उसे एलैबोरेट करूंगी। किसी भी पॉइंट को डिटेल में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर स्टिल सेशन लॉन्ग हो जाता है, बिकॉज मैं कहीं और लेके चली ही जाती हूँ इस सेशन को, तो प्लीज जरूर देखें पूरा सेशन। सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा ड्रेस वेल। नाउ ये मेल्स एंड फीमेल्स बोथ के लिए है। आप एक एज एन एचआर जा रहे हैं और आप होने वाले हैं फेस, यस, ऑर्गेनाइजेशन का फेस, तो आपसे जरूर एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप बिल्कुल प्रोफेशनल अटायर में जाएं। अगर आपको कंपनी का अटायर पता है तो उसको ही वेयर करें। यस, अगर आपको नहीं पता है तो भी प्रोफेशनल ही लें। मेल्स ले सकते हैं बहुत ही आसानी से आपके ट्राउजर्स एंड शर्ट्स। Shirts should be plain. It should not be like checks, or it should not be a very printed kind of thing. Okay, इस तरीके की चीजें नहीं, प्रॉपर आप plain shirts ले सकते हैं and with trousers. Same as with the females also. अगर आप पहनते हैं trousers तो it's good कि आप trousers and shirts ले सकते हैं। अगर आप नहीं पहनते हैं, बिल्कुल नहीं पहनते हैं, आप कभी लेते ही नहीं हैं trousers and all, so आप ट्रेडिशनल्स पे जा सकते हैं। जैसे कि अगर आप किसी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए जा रहे हैं तो साड़ी इज गुड, या फिर सूट्स आर गुड, लेकिन दोनों ही चीजों में अगेन एक चीज आती है कि आप उसको कैरी करें प्रॉपरली। ऐसा ना हो कि साड़ी इज नॉट टाइड प्रॉपरली, या फिर सूट्स हैं, सूट्स की चुन्नी प्रॉपर नहीं है और आपके सूट्स भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। अच्छे का मीनिंग मैं प्रिंट की बात नहीं कर रही हूँ, आप जैसे ड्रेस्ड अप हुए हैं, दैट्स नॉट लुकिंग गुड, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट विजिबिलिटी, के वो विजिबल अच्छा नहीं हो रहा है आपके ऊपर, इट्स टू टाइट। Same way about your hairs, it should not be like spreading all over your face and हर जगह से इधर उधर बिखरे जा रहे हैं। Now I'm shooting like this, तो मैं यहाँ कहीं ऑफिस में नहीं बैठी हूँ, I'm at comfortable place, मैं बहुत comfortably बैठ कर अपने ऑफिस के बाद इन्हें शूट करती हूँ, and it's
लिटिल स्टाइलिश एज वेल, सो इसलिए ये ऐसे हैं. डोंट टेक इट कि यू हैव टू मेक इट लाइक दिस एंड यू हैव टू गो, क्योंकि हमने सेशंस में देखा है कि मैम ऐसा वेयर आउट करती हैं, मैम ऐसे पहनती हैं, तो दिस इज नॉट अ प्रॉपर वे, ये प्रोफेशनल वे नहीं है. यू हैव टू टाई योर हेयर्स प्रॉपरली. अदरवाइज ऑल्सो इफ यू कीप इट ओपन, अगर आप इसको ओपन रखते हैं, आपको ओपन रखना पसंद है, तो ऐसा नहीं है कि वो सब जगह झूम रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए कि वो सब तरफ बिखरे जा रहे हैं. इनफैक्ट इवन यू आर टाइंग, आई हैव सीन सो मेनी गर्ल्स हु टाई देयर हेयर्स, वो बहुत ऊंची पोनीज बना लेते हैं, और वो बहुत बड़े हेयर्स होते हैं, वो बहुत ऊंची पोनी बनी होती है, तो वो सब जगह जब वो ऐसे ऐसे मूव करते हैं तो वो इधर उधर होती है. दैट इज लाइक वो प्रोफेशनल प्लेस है. आप ऐसे बाल को लहरा रहे हैं तो वो बहुत अच्छा नहीं लगता. ओके आप ये सोच रहे हैं कि वो बहुत अच्छा लग रहा है, हमने तो सब तरफ से ट्राई कर लिया है, कोई फ्लिक्स नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही, लेकिन दैट डजंट लुक नाइस. ओके सेम वे इफ यू आर हैविंग नेल पेंट्स, तो बहुत ब्राइट नेल पेंट्स आपने ली हुई हैं, मरून रेड इस टाइप की, या फिर आपने ब्लैक भी ली है, या फिर आपने नेल आर्ट की हुई है, दैट डजंट लुक गुड. पहले आप एनवायरमेंट समझ लीजिए. ये चीज़ें आप बाद में भी कर सकते हैं अगर आपके ऑर्गेनाइजेशंस में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं. और आप एक एचआर हैं तो आपको बहुत सारी पॉलिसीज भी चेंज करनी होंगी कि सबके ड्रेसअप्स कैसे होने चाहिए, फॉर्मल ड्रेसिंग्स कैसी होनी चाहिए, अगर वहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं हो रही है. और उस केस में अगर आप खुद से ही ऐसे जाएंगे तो आप कैसे चेंजेस करेंगे. ओके सो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें. सेम वे मेल्स हैं, जैसे शेव करके जाएं प्रॉपर. नाउ अगर आपने बियर्ड रखी भी हुई है, बहुत सारे लोग बियर्ड रखते हैं, तो बियर्ड भी प्रॉपर रख के जाएं. ऐसा ना हो कि वो कहीं से कैसी बनी हुई है, कहीं से कैसी बनी हुई है, वो बहुत मेसी लगती है. इफ़ यू हैव पुट फ्रेंच, अगर आपने फ्रेंच रखी हुई है दैट्स फाइन, ठीक है आपने, लेकिन उसको प्रॉपर शेप करके जाएं. फ्रेंच का भी एक प्रॉपर शेप होता है, ऐसा नहीं होता कि वो कहीं पर भी स्कैटर्ड हो रहे हैं हेयर्स. ओके सो उस चीज़ को देख लें. क्लीन शेव रखते हैं तो क्लीन शेव बहुत ही अच्छी बात है. और जो आपका हेयर है, जो आपके बाल हैं, उन्हें खड़ा करके ना जाएं कि स्पाइक्स का फैशन है या ऐसा फैशन है वैसा फैशन है, वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है. प्रॉपरली सेट करके जाएं. राइट ये हो गया. और सेम वे बहुत डार्क मेकअप ना लें फीमेल्स की, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा आपने आई लाइनर बहुत मोटा लगा लिया, आपने आई लैशेस को बहुत ज़्यादा शेप कर लिया, ऐसे ही आपने रूस लगा लिया, और आईब्रोज पे भी बहुत ज़्यादा वर्क कर लिया. सब चीज़ें थोड़े डिसेंट वे में अच्छी लगती हैं. ऑब्वियसली यू नीड टू कैरी मेकअप बट दैट शुड बी लाइट. इट शुड नॉट बी लाइट कि आप रेड हॉट लिपस्टिक लगा के आ गए हैं. ओके सो कीप इट सिंपल, कीप इट नॉर्मल, जैसे कि आपका फेस जो आपके एक्चुअल फीचर्स हैं वो विजिबल हों. बहुत ही ज़्यादा आपने फाउंडेशन लगा लिया, आपका कलर वीटिश या डल है, और आपने बहुत ज़्यादा फेयर लगने के लिए बहुत ज़्यादा फाउंडेशन पुट ऑन कर लिया, दैट वोंट लुक गुड. बिकॉज आपके जो नेचुरल लुक्स हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं. बिलीव मी, चाहे आपका वीटिश कलर है, चाहे आपका थोड़ा डल कलर है, आप फील करते हैं ऐसा, तो भी वो बहुत अच्छा लगता है. जो नेचुरल होता है, जो नेचुरल फेस होता है, वो थोड़ा सा मेकअप लगाने के बाद बहुत अच्छा लगता है, रादर देन हम बहुत सारा मेकअप पुट ऑन करें, बहुत सारे मेकअप ट्यूटोरियल्स देख करके. फर्स्ट डे ऑफिस के क्या क्या होने चाहिए, पहली बात तो जो हम ऐसे देखते हैं फर्स्ट डे ऑफिस के मेकअप ट्यूटोरियल्स, वो ट्यूटोरियल्स तक ही ठीक है, वो वैसे मेकअप्स बन नहीं पाते हैं. सो डोंट ट्राई ऑल दैट, डू इट, लेकिन उसको उतना करें जो आपके फेस पे सूट कर रहा हो और आपके जो एक्चुअल फेस है वो ना छुप रहा हो. ओके सो ये था थोड़ा सा ड्रेस वेल पे, बिकॉज मैंने आई हैव सीन सो मेनी पीपल जो कि फर्स्ट डे आते हैं, दे थिंक दैट यस बहुत सारा कुछ हम वेयर आउट कर के आ जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा. ना यहाँ पे जो मैरिड फीमेल्स हैं वो बहुत सारी खनकती हुई चीज़ें पहन के आ जाते हैं, वो भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता. जैसे कि राइट आप समझ सकते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं. यू कैन वेयर कुछ नहीं, आप मैरिड के अपने जितने सिग्नल्स हैं वो सब वेयर कर सकते हैं, आपकी फैमिली में ऐसा अलाउड है. बट डोंट ट्राई टू शो ऑफ, बहुत ज़्यादा इस तरीके की चीज़ें पहन के ना आए जो वही चीज़ें अट्रैक्ट करती रहें रादर देन योर इंडिविजुअल पर्सनैलिटी. यहाँ पे फोकस ये है कि आप जो एक्चुअल हैं वो छुप जाए और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पता चलने लगे. राइट बिकॉज आप वहाँ पे अल्टीमेटली काम के लिए जा रहे हैं और वही आपका इंप्रेशन क्रिएट करेगा आगे भी. फाइन सो ये हो गया ड्रेस वेल पे. मैं बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ इस चीज़ पे, दैट्स वाई मैंने इस पे इतना ज़्यादा बात करी है. सेकेंड चलते हैं बी ऑन टाइम. नाउ व्हाट इज बी ऑन टाइम? टाइम से पहले पहुंचे हमेशा ही. यस टाइम से पहले पहुंचे, अपना टाइम मेजर कर लीजिए कितना टाइम लगता है आपको पहुंचने में. आप ये ना सोचे कि अब मुझे तो एचआर की पोजीशन मिली, अब मुझे कौन कुछ कह सकता है. एम्प्लॉय कहेंगे तो मैं तो कह दूंगी कि इंप्रेशन छाड़ने के लिए कि मैं एचआर में हूँ, मेरे एचआर डिपार्टमेंट में हूँ. प्लीज डोंट डू दिस, डोंट थिंक दिस. आप प्रिविलेजेस ना लेना स्टार्ट करें पहले ही दिन ये सोच करके आप एचआर हैं, आपको तो एम्प्लॉयज को हायर करना है. एक बात हमेशा ध्यान रखें कि अगर हमें कोई चीजें ऑर्गेनाइजेशन में चेंज करनी है, लोगों को एम्प्लॉय करना है, उन्हें काउंसिल करना है, उन्हें रिटेन करना है, तो पहले हमें अपने अंदर इंप्रूवमेंट करने होंगे रादर देन ऑलवेज टेकिंग अ स्टिक एंड रनिंग अराउंड. वो कभी नहीं होगा. अगर आपको चीज़ें ठीक करनी है तो वो हमेशा एक पॉजिटिव वे से आप कर सकते हैं, और पॉजिटिव वे से तभी कर सकते हैं जब लोग आपको सच में समझें कुछ कि आप भी एक पॉजिटिव पर्सन हैं, आप भी रूल फॉलोअर हैं, आप जो चीज़ें करते हैं वो आपके अपने बेनिफिट के लिए नहीं है, वो सबके बेनिफिट के लिए है. ओके सो अगर आप ऐसा सोचेंगे कि मैं तो क्योंकि एचआर हूँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ और एम्प्लॉयज से मैं कुछ भी करा सकता हूँ, तो वो फंडा बहुत कम दिन चलेगा, वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा. ओके बिकॉज अल्टीमेटली एचआर भी एक एम्प्लॉय ही है.
ओके। थर्ड इज प्रिपेयर योर शॉर्ट इंट्रो। यस, शॉर्ट इंट्रो हम अपना तैयार कर लें बाय लैंग्वेज में, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह से। फॉर्मल किन के लिए? फॉर्मल लोग आ गए, सीईओ से मिलाया जा रहा है, डायरेक्टर से मिलाया जा रहा है, किसी मैनेजरल पर्सन से मिलाया जा रहा है, आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप कौन है, क्या है, तो एक फॉर्मल मेरे पास होना चाहिए बोलने के लिए, नॉट इंटरव्यू, अपना इंट्रोडक्शन कि मैं कहाँ से हूँ, क्या हूँ, राइट। ऐसे ही इनफॉर्मल, हम कलीग्स के साथ बैठेंगे, टीम मेंबर्स के साथ बैठेंगे, तो वहां अगर हम वो लैंग्वेज बोलेंगे वो बिल्कुल रिजिड सी इंटरव्यू वाली या फिर फॉर्मल इंट्रोडक्शन वाली, तो बहुत ऑकवर्ड लगेगी। लोग हमारे साथ मिक्सअप ही नहीं हो पाएंगे कि ये तो बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल और बहुत ही रिजिड टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है, ये तो देखना कैसे अपनी इंग्लिश सी झाड़ रही है, ये तो ऐसे बोल रही है। अगर हम इस तरीके का रखेंगे तो मजा नहीं आएगा। उसको बाय लैंग्वेज में तैयार करिए, एक जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है और एक इंग्लिश। यस, अगर एम्प्लॉइज आपसे इंग्लिश में बात कर रहे हैं, आपके टीम मेंबर्स, आपके सीईओ वो इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में रिस्पॉन्ड करिए। अगर वो कैजुअली आपके साथ बैठे हैं और कैसे बात कर रहे हैं आपसे, अगर वो रीजनल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं कि आपकी जो अपनी रीजनल लैंग्वेज है या हिंदी है उसमें बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि आपको उसी में रिस्पॉन्ड करना है बहुत अच्छे से। ओके, इसलिए हमेशा बोथ लैंग्वेज में अपना इंट्रो तैयार रखिए, और फॉर्मल और इनफॉर्मल वे में दोनों तरीके से, कि हाँ यार मैंने ऐसे किया हुआ है, जैसे इस तरीके की बोला जाता है इस तरह से, हाँ मैं वहां था, ऐसे था, वहां का कल्चर अच्छा था, ये था वो था, यही आप इंग्लिश में बताएंगे तो आप ऐसे कह सकते हैं आई एम पैशनेट अबाउट दैट, आई लाइक दैट थिंग। ओके, इस तरीके से आप अपना प्रिपेयर कर सकते हैं इंट्रोडक्शन। नाउ फोर्थ आ जाएगा प्रिपेयर फॉर ग्रुप इंटरेक्शंस, बी ओपन फॉर ग्रुप इंटरेक्शंस। नाउ बहुत बार ऐसा होगा कि आपको ओरिएंटेशन में लेकर जाया जाएगा, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में लेके जाया जाएगा, वहां पर आपका जो एचआर मैनेजर है वो चाहेगा कि भाई मैं सबसे मिलवाऊं, सारे डिपार्टमेंट से मिलवाऊं, मैनेजर से मिलवाऊं, बिकॉज अल्टीमेटली आप एक एचआर पोजीशन पे हैं। और मैनेजर ये इसलिए भी ज्यादा चाहते हैं बिकॉज मैनेजर को एक उसका जूनियर रिप्रेजेंट करता है। अगर ऐसा सीन है कि मैनेजर के बाद आप ही हैं सीधा, तब तो मैनेजर ज्यादा चाहेगा कि यार मैं इसको इंट्रोड्यूस करा दूं, जैसे कि अब जो मुझे इतना सारा काम मेरा स्कैटर्ड रहता था उतना आधे से ज्यादा लोग इसको भी समझ जाएं, जैसे कि जब मैं इससे काम करवाऊं तो बहुत अच्छा सा इंटरेक्शन हो जाए, राइट। सो उसके लिए प्रिपेयर रहें, ओपन रहें। अगर आप इंट्रोवर्ट भी हैं, ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते, बट स्टिल आपकी जॉब है तो आपको बात करनी पड़ेगी, उसमें भी आप फॉर्मल इनफॉर्मल तरीके से प्रिपेयर रहें सबसे बात करने के लिए। ऐसा ना हो आप एटीट्यूड में बात कर रहे हैं या मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, इस तरीके से बात कर रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल, उन लोगों से बात करने की कोशिश करिए, उन्हें समझिए, वो आपको कैसे, आपसे कैसे बात कर रहे हैं, अच्छी सी ग्रीटिंग्स दीजिए। अगर सीनियर पीपल हैं तो टाइम विश दीजिए, मीन्स गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। अगर आपके सेम लेवल के हैं, कलीग्स ही हैं या टीम मेंबर्स टाइप के हैं या फिर मेंबर डिफरेंट डिपार्टमेंट के आपके सेम लेवल के एम्प्लॉइज हैं, तो वहां पे आप हाई हेलो यूज कर सकते हैं। डोंट यूज हे एंड ऑल, राइट, दैट डजंट लुक गुड, क्योंकि अल्टीमेटली आपको मैनेजर आपका मिलवाने लेके जा रहा है, तो वो वर्ड्स ऐसे यूज ना करें। लेकिन हाँ, हाई हेलो आप अच्छे से यूज कर सकते हैं, गुड मॉर्निंग यूज कर सकते हैं, टाइम विश यूज कर सकते हैं। ओके, सो बी ओपन फॉर दैट। नाउ फिफ्थ, जो कि मैंने सबसे ज्यादा ऑब्जर्व किया है और मुझे बहुत हंसी आती है, क्योंकि मैं जब भी इसके बारे में पूछती हूँ तो एम्प्लॉइज मना ही करते हैं, दैट इज एस्केपिंग लंच। यस, डोंट एस्केप योर लंच, अपने लंच को स्किप ना करें, एस्केप ना करें। क्या होता है, एम्प्लॉय नया नया होता है तो वो क्या सोचता है कि यार लंच नहीं करेंगे, ओके मैं लंच लेके नहीं जाऊंगा, इसलिए वो सीन ही ना आए कि लंच कहाँ करना है, कैसे करना है, क्या करना है। लंच टाइम इज सच अ फ्रूटफुल टाइम जिसमें आप बहुत ज्यादा कलीग से इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो डोंट मिस आउट योर लंच। आप अपना लंच जरूर कैरी करिए, चाहे थोड़ी सी चीजें कैरी करिए कि आपको ये लग रहा है कि भाई मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। पहली बात तो लंच दुनिया में हर कोई करता है, ऐसा कोई नहीं है जो लंच ना करे, और ऑफिशियल प्लेसेस पे लंच होता ही होता है। बहुत कम लोग होते हैं हमारे उसमें जो लंच स्किप करते हैं, अदरवाइज सब लंच करते हैं। तो ये चीज भूल जाइए कि लंच नहीं होता, राइट। आप कहीं भी लंच करें, आप अपने डेस्क पे करें, चाहे आप कैफेटेरिया में जाके करें, चाहे आप मैनेजर के साथ करें, चाहे कलीग्स के साथ करें, कहीं पे भी करें, लंच होगा ही होगा। तो लंच को कैरी करें और अपॉर्चुनिटी ग्रैब करें लंच करने की ज्यादा लोगों के साथ, मतलब जो आपके टीम मेंबर्स हैं, जो आपके साथ काम करने वाले हैं। अगर आप मैनेजर के साथ करें तो और भी अच्छी बात है, टीम मेंबर्स के साथ करें और भी अच्छी बात है। एंड उस लंच में डोंट डिस्कस दोज थिंग्स की मैं अभी आई ना तो मैनेजर ने मुझसे ऐसे बात करी, मुझे बहुत ऑड लगा, इसने मुझसे ऐसे बात करी, इसने मुझे ऐसे कहा, क्या ऐसा ही एनवायरनमेंट है, क्या यही है, क्या वो ये, इस टाइप की चीजें लंच में ना करें। बिकॉज आपको नहीं पता कि वो जो लंच है उसमें आपको के साथ जितने कलीग्स बैठे हुए हैं, वहाँ मैनेजर ने उन्हें क्या कह के भेजा है, आपसे बहुत सारी चीजें निकलवाने के लिए भेजा होगा कि एक बार चेक कर कि कैसा है एम्प्लॉय, बताओ तुम्हारे साथ लंच पे गया था, कैसा रहा। ये बहुत कॉमन है, डे वन में मैनेजर हमेशा दूसरे एम्प्लॉय से आपका फीडबैक लेगा ही लेगा, ये बहुत कॉमन चीज है। और ये बहुत आराम से प्रैक्टिस होती है, ऐसा करते हैं हम लोग कि पता चले कि भाई एम्प्लॉय कैजुअली कैसा है, राइट। सो इस तरीके की चीजें डिस्कस ना करें। यू कैन डिस्कस अबाउट लंच, यू कैन डिस्कस अबाउट गुड थिंग्स, रेस्टोरेंट कौन सा अच्छा है, होटल कौन सा अच्छा है, आपने कहीं का फूड ट्राई किया है, यू लाइक फास्ट फूड या आप किस तरीके का फूड पसंद करते हैं, इस तरीके की चीजें
सामने से अगर एम्प्लॉई कोई बात कर रहा है आपकी पुरानी जॉब के बारे में, नेगेटिव पूछना चाह रहा है, तो डोंट स्पिट एवरीथिंग लाइक कि हाँ मैं तो भरा हुआ था, इसे बता दूं, ये तो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड बन गया है। यू नेवर नो कि वो बातें कहाँ से कहाँ मूव ऑन होनी है। ओके, सो डोंट डू दिस मिस्टेक। लंच करिए, अच्छी चीजें डिस्कस करिए, इंटरेक्शन का टाइम मिलेगा, अच्छा इंटरेक्शन क्रिएट करिए। ओके, इसके बाद आ जाएगा 6th पॉइंट, और ये है ऑब्जर्व एंड लर्न। अब क्या ऑब्जर्व करें और क्या लर्न करें? सब कुछ, एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, बिकॉज नेक्स्ट टाइम आप एचआर हैं, आपको किसी एम्प्लॉय का इंट्रोडक्शन कराना होगा, ओरिएंटेशन कराना होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ क्या क्या हुआ है। जब आप आए, आपको कैसी प्लेस दी गई, लोगों ने कैसे ग्रीट करा, आपको कहाँ कहाँ लेके गए, सारी चीजें ऑब्जर्व कीजिए, सब कुछ लर्न आउट कीजिए। आपको अलग से ये ट्रेनिंग नहीं मिलेगी। हो सकता है 2 दिन बाद या फिर डे 1 ही मैनेजर आपसे पूछने लगे हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एंड कैन यू डिफाइन योर होल डे, राइट? आप वहां क्या करेंगे? आप कहेंगे नहीं नहीं मुझे याद है, हाँ मैं वहां क्या था, बहुत ज्यादा मैं पजल्ड हो गया, ये हो गया। नहीं, अपने दिमाग को खुला रखिए। काय का पजल हो गए आप यही करने आए ना, आप जॉब के लिए आए हैं ना, तो वहां पे सब चीज ध्यान रखना आपकी ड्यूटी है। ओके, सो ऑब्जर्व करते जाइए, लर्न करते जाइए, राइट? इसके बाद आ जाएगा हमारा 7th पॉइंट, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आस्क क्वेश्चंस एंड लिसन मोर। अब आप कहेंगे, आप तो कह रहे हो कि क्वेश्चंस पूछो और फिर कह रहे हो लिसन मोर। यस, बिल्कुल, अपना क्वेश्चन जरूर पूछिए। क्वेश्चन डाल दिया, उसके बाद ध्यान रखिए कि एम्प्लॉय क्या बोल रहा है। आपने जिससे भी क्वेश्चन किया है उसके आंसर पे कंप्लीटली कंसंट्रेट करिए। ये नहीं है कि रट्टू तोते की तरह क्वेश्चंस आपने रट लिए कि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस पूछूंगा तो ऐसा लगेगा कि मैं बहुत अटेंटिव हूँ, जब उनके आंसर्स मिले तो आपको याद ही नहीं है, आपको समझ ही नहीं है। आपने सिर्फ क्वेश्चंस पूछने के लिए क्वेश्चंस पूछ लिए और उनके आंसर्स आपको पता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने मैनेजर से 2-4 क्वेश्चन पूछ लिए। आप जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये बहुत बार देखा गया है कि एम्प्लॉय वापस लौट के 4 दिन बाद आता है और कहते हैं मैम वो तो डे 1 था ना, तो उस दिन मैंने जो क्वेश्चन पूछे थे वो मुझे अब याद ही नहीं है उसके आंसर। मतलब आपने क्यों पूछे? आप राइट, तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि जो आप एक एक क्वेश्चन पूछ रहे हो उसका आंसर क्या था। ओके, और यू हैव टू लिसन इट प्रॉपरली। आपको नहीं पता कि वो चीजें आपके कब काम आने वाली हैं। आस्क क्वेश्चंस, प्लान्ड क्वेश्चंस पूछिए वहां, लेकिन उनके आंसर्स ध्यान रखिए। लिसन मोर, अच्छे से सुनिए उन्हें कि किसने आंसर क्या दिया। ओके, 8th now, 8th is also very important, use courtesy words. Yes, thank you so much, thank you, thanks a lot, welcome, you're most welcome, that's my pleasure, it's my pleasure, sorry, right? So ये सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी को सॉरी बोल दिया तो हम छोटे नहीं हो जाते हैं कभी भी, राइट? आप अक्सर ऐसा हम सोचते हैं कि अरे हमने ये वर्ड यूज कर दिया तो आदमी, पर्सन सामने से सोचेगा अरे ये तो अपनी गलती मान रहा है। अरे कोई नहीं ध्यान रखता, सिर्फ ये ध्यान रखते हैं कि आपने वो कर्टसी वर्ड्स यूज करे, आप में इतनी रिस्पेक्ट है दूसरों के लिए, आप में इतनी कर्टसी है कि आपसे अगर कोई चीज हुई तो आपने वहां पर वो चीज तुरंत सॉरी बोल के खत्म कर दी। ओके, सॉरी, थैंक यू, वेलकम, ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी चीजों पे आपको जो भी चीजें मिलती हैं, डे 1 आपको आपकी आईडीज मिल रही हैं, आपको सिस्टम एलोकेट हो रहा है, जो भी हो रहा है उसके लिए थैंक यू बोल बोल के बात को खत्म करते रहें वहीं पर ही। ओके, इट क्रिएट्स लॉट ऑफ गुड इंप्रेशन। आप जिस भी एम्प्लॉय से, जिस भी डिपार्टमेंट से डील करेंगे, वहां के एम्प्लॉयज और डिपार्टमेंट से भी बहुत अच्छा आपका इंटरेक्शन क्रिएट होगा कि यार ये जो न्यू एम्प्लॉय आया है, मैंने तो इसके लिए कुछ भी नहीं करा, मैं तो रोज का काम करता हूँ। आईटी वाला बंदा है, उसका काम ही सिस्टम एलोकेट करना, आईडी एलोकेट करना, ये सब है, वो तो रोज ही ये काम करता है। आपने उसको थैंक यू बोल दिया तो इट्स लाइक अरे यार ये न्यू एम्प्लॉय आया, कम से कम इसको तो है कि हाँ भाई इतना बोल दूं। ओके, सो इन चीजों को यूज करते रहिए, ये बहुत जरूरी है। 9th जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और भी सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। 9th है मेक योर नोट्स। यस, अब मेक योर नोट्स, किस चीज के नोट्स बनाए? वहां कोई हम क्लासेस अटेंड करने थोड़ी जा रहे हैं, बिल्कुल क्लास अटेंड करने जा रहे हैं। डे 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप रिटेन कर सकते हैं तो बिल्कुल रिटेन करिए, अदरवाइज आप थोड़े थोड़े टाइम गैप पे कुछ कुछ चीजें नोट करते रहिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे। मतलब आप आए तो ओरिएंटेशन कैसे हुआ, कौन कौन से एम्प्लॉइज से आप मिले, कौन कौन से डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज से मिले, राइट? ये अगर आप रिटेन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतनी सारी चीजें हो जाएंगी कि आपको ध्यान नहीं रहेंगी, तो प्लीज जरूर नोटिंग्स करिए। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये सारी चीजें नोट करें। आपका कहीं ग्रुप इंटरेक्शन हुआ तो किससे इंटरेक्शन हुआ, क्योंकि बाद में आपको याद नहीं रहेगा। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि जो डे 1 चीजें बताई गई एम्प्लॉय को, वो उसको याद नहीं रही और वो इरिटेट करता है बार बार आकर वही सेम क्वेश्चन पूछ कर, और वो पूछता भी सिर्फ एक ही पर्सन से और वो है एचआर से, बार बार सेम क्वेश्चंस, जस्ट बिकॉज कि उसने उस वक्त क्वेश्चंस पूछे, उस वक्त उसे इंटरेक्शन कराया गया, उस वक्त उसे सारी चीजें एक्सप्लेन करी गई, लेकिन उसने नोट करने का पेन नहीं लिया। आपको किसी मीटिंग में लेके जाया जा रहा है, कॉन्फ्रेंस में लेके जाया जा रहा है, डू कैरी योर नोट पैड और समथिंग लाइक एनीथिंग जो कि बहुत थिन हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज जिसपे आप कुछ नोट कर सकें। ओके, अगर आपको वहां से एलोकेट हो रहा है, बहुत बार हमारे यहाँ जैसे हम नोट पैड्स एंड ऑल इशू करते थे डे 1 ही, कि आप नोटिंग्स कर सकें, डायरीज इशू करते थे। ओके, बहुत जगह होता है, बहुत जगह नहीं होता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब आप ये सोच सकते हैं कि यार ये तो मोबाइल में भी हम नोट कर सकते हैं, तो प्लीज डोंट डू इट, बिकॉज अगर आप मोबाइल में ये चीजें नोट कर रहे होंगे तो हर कोई ये सोचेगा आप किसी से चैट कर रहे हैं या आप कुछ मैसेजेस कर रहे हैं। ओके, वो यही इंप्रेशन क्रिएट करेगा, सो डोंट डू इट देयर।
मेक अ हैबिट टू नोट इट डाउन। ओके, लास्ट आ जाता है 10th और ये है फीडबैक। नाउ व्हाट फीडबैक, क्या फीडबैक देना है और किसे देना है? फीडबैक देना है आपको मैनेजर को, अगर वो आपसे पूछते हैं आपके ऐसे टीम मेंबर को या कलीग को जो डे 1 मॉर्निंग से आपके साथ थे और आपको सपोर्ट कर रहे थे, उन्हें जरूर अप्रिशिएट करना है आपको, उन्हें जरूर अप्रिशिएट करके जाएं, ये जरूर बताएं कि उनके वजह से आपका डे 1 बहुत ही अच्छा रहा एंड यू हैव लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, और आगे भी बहुत ज्यादा आप इंटरेक्ट करने में इंटरेस्टेड हैं उनसे। और इनफैक्ट अगर आपके मैनेजर्स पूछते हैं, ये नॉर्मली हैपन होता है, हम जो मैनेजर्स को ट्रेन करते हैं, चाहे वो हायरिंग मैनेजर्स हों चाहे एचआर मैनेजर्स हों, उन्हें ऐसे ट्रेन किया जाता है कि आपको पूछना ही पूछना है डे 1 फीडबैक। एक अच्छा मैनेजर जरूर पूछेगा न्यू एम्प्लॉय से कि डे 1 कैसा रहा उसका। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप जितनी भी गलत बातें थी, जितनी भी नेगेटिव चीजें लगी आपको, उन सबको सुनाना स्टार्ट कर दे कि मैं जब आया तो मुझसे किसी ने बात नहीं करी, मुझसे ऐसे बात करी, ऐसा किया वैसा किया। वो फीडबैक नहीं है, वो चीजें आप बाद में भी बता सकते हैं। आपको जो अच्छी चीजें थी, जो पॉजिटिव चीजें थी कंपनी की, और जो एम्प्लॉयज की अच्छी चीजें थी, जो आपको ठीक लगी, जो अच्छी लगी, जो आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड हुई, उनको बताना है, उन्हें अप्रिशिएट करना है, जिससे कि मैनेजर को भी फील आए कि यस, ये जो एम्प्लॉय हमने हायर किया है ये एक पॉजिटिव एम्प्लॉय है, वो मिस्टेक्स गिनाने वाला या नेगेटिव्स बताने वाला नहीं है। अगर आप वो चीजें बताना स्टार्ट कर देंगे तो आप ये सोच रहे हैं कि बहुत बड़ी कंपनी है, मैं तो इन्हें बता के जाऊंगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, आपने ऐसा करा है, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। क्योंकि अगर कुछ चीजें गलत हैं तो वो एज एन एचआर आपको आगे इंप्रूव करनी है, तो वो आप कंपनी के साथ इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन डे 1 आप अपना इंप्रेशन खराब करेंगे। ऑल दो अगर कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं, लाइक जैसे आपका आई कार्ड है उसमें कुछ चीजें एरर थी तो आपने वहीं पर ही बता दी होंगी, बहुत ही डिसेंट वे में, ऐसे नहीं कि ऐसा कैसे हो गया वैसा कैसे हो गया। आप वो छोटी छोटी सी चीजें यहाँ पर मैनेजर को बताएं, दैट्स नॉट राइट। ओके, कुछ चीजें हैं जो कि आपको किसी एम्प्लॉय ने ऑलरेडी बता दी, किसी डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी बता दी कि ये चीजें आपको कल या परसों अवेलेबल हो जाएंगी, आप उसके बारे में बताने लगे कि भाई ये चीजें मुझे नहीं मिली हैं, ऐसा है, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। इट विल टेक टाइम, 2-3 दिन में सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। डे 1 सारी चीजें अवेलेबल नहीं होती हैं। ओके, सो अपना पॉजिटिव साइड्स बिल्कुल वहां पे शेयर करें, अप्रिशिएट करें चीजों को, मैनेजर को थैंक यू बोलें, और जो एम्प्लॉयज हैं जो आपके साथ पूरा दिन रहे उन्हें भी अप्रिशिएट जरूर करें। ओके, सो आई थिंक ये बहुत ज्यादा हो गया, आपने पता नहीं पूरा सेशन देखा है नहीं देखा है, मेरी तरफ से ये डन है। आई होप सो ये बेनिफिशियल होगा, बेनिफिशियल है, हेल्पफुल है, तो मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।